2 अगस्त 1990 रात के वक्त इराकी टैंक्स कुवैत के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कुवैत सिटी की तरफ बढ़ने लगे। इराकी मिलिट्री ने अपनी 1 लाख से ज़ायद हथियारों से लैस फौजी दस्तों के साथ कुवैत पर हमला किया। इराकी फोर्सेस कुवैत के अहम मकामात और ऑयल रिजर्व्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की तैयारी से आए थे। कुवैती फोर्सेस ने अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ उनका दिफा किया, लेकिन इराकी मिलिट्री की गैर मामूली ताकत के सामने उनका दिफा कमज़ोर पड़ गया। कुछ घंटों के अंदर इराकी फोर्सेस ने कुवैत सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त इराक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुवैत को इराक का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया और अपनी वहां हुकूमत कायम की, और साथ ही डिमांड की कि जो कर्जे इराक ने कुवैत से लिए हैं वो माफ़ किए जाएं और ऑयल की प्राइसेस को आलमी मंडी में बढ़ा दिया जाए। इस हमले से 1 या 2 ममालिक नहीं बल्कि पूरा मिडल ईस्ट मुतासिर हुआ, जिसे गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। सद्दाम हुसैन इराक के एक कंट्रोवर्शियल लीडर थे जिन्होंने 1979 से लेकर 2003 तक इराक पर हुकूमत की। सद्दाम की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल औजा में हुई, जो तकरीत के नज़दीक है। सद्दाम हुसैन एक बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में बड़े हुए। उन्होंने अपने फादर को बचपन में ही खो दिया था। सद्दाम की मां उसके फादर के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। सद्दाम के सौतेले बाप ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया और उस पर बहुत जुल्म करता था। इसी वजह से वो 12 साल की उम्र में घर छोड़कर अपने अंकल के साथ बगदाद में रहने लगा। सद्दाम हुसैन का इराकी हुकूमत में दाखिल होना भी एक अहम और पेचीदा प्लान मरहला था जो कई सालों तक चला। सद्दाम का सियासी कैरियर 1957 में शुरू हुआ जब उन्होंने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट करती थी। बाथ पार्टी की आइडियोलॉजी सद्दाम के दिल के करीब थी और ये उनका पहला स्टेप था इराक की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए। 1959 में सद्दाम ने इराक के डिक्टेटर जनरल अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन ये हमला नाकाम रहा और अब्दुल करीम कासिम हमले में बच गया। लेकिन इस हमले में सद्दाम जख्मी हो गया और वो अपने साथियों के साथ अपनी जान बचाकर भाग गया और बाद में उसने सीरिया और फिर इजिप्ट में पनाह ली। इस हमले ने सद्दाम को इराक की सियासत में एक इंतहा पसंद शख्सियत के रूप में दिखाया, जो अपने नजरियात के लिए कुछ भी करने को तैयार था। 1963 में बाथ पार्टी ने अब्दुल करीम कासिम के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, जिसमें सद्दाम का एक अहम किरदार था। इसी दौरान वो इराक वापस आ गया और बाथ पार्टी ने कुछ टाइम के लिए इराक की हुकूमत संभाली, लेकिन जल्द ही उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया। सद्दाम इस वक्त इराक की सियासी मंजरनामे में उस तरह से जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने कनेक्शंस और अपनी पोजीशन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। 1968 में सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर फिर से बगावत की और उसमें कामयाब रहा। इस वाक़े के नतीजे में अल बकर प्रेसिडेंट बन गए और सद्दाम डिप्टी प्रेसिडेंट बन गया। अपनी इस नई पोजीशन में सद्दाम ने मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। कहने को तो वो डिप्टी प्रेसिडेंट था, लेकिन प्रेसिडेंट के फैसले और कंट्रोल खुद संभालता था। 1970 के दौर में सद्दाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता इराकी सियासत का अहम किरदार बन गया। उसने बहुत तरीकों से अपने तमाम मुखालिफिन का खात्मा किया और इराक में अपनी एक पावरफुल हुकूमत बनाई। उसने इराक में जदीद सियासी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जिससे उसकी शोहरत और ताकत को बढ़ावा मिला। 1979 में सद्दाम हुसैन ने प्रेसिडेंट अल बकर को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद इराक का प्रेसिडेंट बन गया। इस तरह सद्दाम हुसैन एक आमिर हुक्मरान के रूप में इराक की सियासत में उभर के आया, जहां उन्होंने अगले कई सालों तक इराक की ज़मीन पर हुकूमत की। सद्दाम ने इराक में इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए ऑयल एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो दी और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में बेहतरी लाए। साथ ही उन्होंने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, ताकि इराक को एक रीजनल पावर बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान में रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत को गिराकर आयतुल्लाह खुमैनी ने टेक ओवर कर लिया। सद्दाम हुसैन और आयतुल्लाह खुमैनी के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल ख़राब रहे।
ایران کی انقلاب کے بعد اس کی فوج کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے صدام حسین نے 22 سپٹمبر 1980 کو ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عراقی فوجوں نے پہلے ایرانین ایئر بیسز پر ایئر اسٹرائکس کیے اور پھر خوزستان کے آئل رچ بارڈر علاقے پر زمینی حملہ کیا۔ شروعاتی مراحل میں عراق کو کامیابی ملی اور خرام شہر کے ساتھ ساتھ مزید کچھ علاقے قابو کر لیے، لیکن جلد ہی ایرانین دفاعی فوج جو انقلابی آرمڈ گروپس کے شامل ہونے سے اور بھی مضبوط ہو گئی تھی، عراقی فوجیوں کو روک دیا۔ 1981 میں ایران نے جوابی کارروائی شروع کی اور 1982 کے آغاز تک اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس حاصل کر لی۔ اس سال کے آخر تک عراقی فورسز واپس جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر آ گئے۔ بعد میں عراق نے امن کی کوشش کی، لیکن خمینی کے نظام نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بصرہ کے عراقی بندرگاہ پر قابو پانے کے لیے 1988 کے آخر میں، جب ایران اپنی کئی ناکام کوششوں کے بعد کمزور ہو چکا تھا، عراق نے پھر سے زمینی حملہ شروع کیا، جو ایرانین لیڈرشپ کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ فیصلہ کن فتح کی امید کم ہے۔ جولائی 1988 میں دونوں ملکوں نے UN کے ماتحت سیز فائر کیا اور یہ جنگ 20 اگست 1988 کو رسمی طور پر ختم ہوئی۔ جنگ کے بعد عراق کو معاشی طور پر بہت نقصان ہوا۔ جہاں عراق میں ہر روز 33 لاکھ بیرل آئل نکالا جاتا تھا، وہ جنگ کے بعد صرف 8 لاکھ بیرل پر ڈے پر پہنچ گیا۔ ایران عراق جنگ ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ٹھیک 2 سال بعد 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا، جہاں صدام نے کویت کو عراق کا حصہ ڈکلیئر کر دیا اور اپنی معاشی مسائل کا حل اس میں ڈھونڈا۔ کیونکہ ایران عراق وار سے معاشی طور پر بہت نقصان ہوا تھا، اس حملے نے پوری دنیا کا فوکس اپنی طرف کھینچ لیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے رد عمل کے بعد یونائٹڈ نیشن نے عراق کو کویت سے ودرا کرنے کی ڈیمانڈ کی، لیکن صدام نے ڈیمانڈ رد کرتے ہوئے کویت پر قبضہ جاری رکھا۔ آخرکار یونائٹڈ نیشنز نے ملٹری ایکشن کی اتھورائزیشن دی۔ 7 اگست 1990 کو آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ کے ذریعے ڈیفینسو پوزیشنز اسٹیبلش کیے گئے اور جنوری 17، 1991 کو آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت ایک لارج اسکیل ایئر کیمپین شروع کیا گیا، جس نے عراق کے ملٹری اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ 24 فروری 1991 کو کولیجن فورسز نے گراؤنڈ آفینسو شروع کیا اور صرف 100 گھنٹوں میں عراق کی آرمی کو شکست دے کر کویت سٹی کو آزاد کرا لیا۔ گلف وار کے بعد عراق کو بھاری معاشی نقصان ہوا اور ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صدام حسین کی حکومت برقرار رہی۔ گلف وار نے انٹرنیشنل ریلیشنز، ملٹری اسٹریٹجی اور مڈل ایسٹرن پولیٹکس پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ عالمی قوتیں ویسے بھی صدام حسین سے ناخوش تھی، لیکن 2001 میں 9/11 اٹیک کے بعد ان کی نظریں اسامہ بن لادن کے ساتھ ساتھ صدام حسین پر بھی آنے لگیں۔ جنوری 2002 میں پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے کانگریس کو اپنی اسٹیٹ آف دا یونین کے اجلاس میں ایکسس آف ایول کو ظاہر کرتے ہوئے ایران، نارتھ کوریا اور عراق کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا۔ بش نے یہ بھی کہا کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا میں بھاری تباہی لا سکتے ہیں، جیسا کہ نرو گیس اور نیوکلیئر ویپنز بنانے کی پلاننگ بھی شامل ہے، جو پچھلے 10 سالوں سے چل رہی ہے۔ انہوں نے عراق کی گورنمنٹ کو امریکہ کے خلاف کھلے عام دشمنی کرنے اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے الزام بھی لگائے۔ 20 مارچ 2003 کو کولیجن فورسز عراق میں داخل ہوئیں اور صدام حسین کو پاور سے ہٹا کر عراقی لوگوں کو صدام حسین سے آزادی دلائی۔ 3 ہفتوں کے اندر US فورسز نے بغداد کو سیکیور کر لیا، لیکن صدام وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اس کے بعد صدام کی 9 مہینے تک تلاش جاری رہی، جس میں ہیومن انٹیلیجنس اور ڈیٹیلڈ اینالائسس ٹیکنکس کا استعمال کیا گیا۔ صدام کی حکومت کے گرنے کے بعد 4th انفینٹری ڈویژن نے تکریت اور آس پاس کے علاقوں میں قبضہ کر لیا۔ 2003 کی گرمیوں میں US آرمی کے ٹیکٹیکل ہیومن انٹیلیجنس ٹیمز، جو انٹروگیٹرز، کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنٹس اور انٹرپریٹرز پر مبنی تھی، انہوں نے لوکل عراقی سٹیزن سے سوال جواب کر کے ضروری معلومات حاصل کی۔ شروع میں UN کا زور ہائی ویلیو ٹارگیٹس اور بلیک لسٹ پر تھا، لیکن صدام کی تلاش میں یہ اپروچ کامیاب نہ ہو سکی۔ آرمی انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا کہ پرسنل کنیکشنز پر فوکس کرنا ہوگا۔
फर्स्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के तज्जिए के मदद से 3 टियर स्ट्रेटजी बनाई और सद्दाम के पर्सनल नेटवर्क को ढूंढा। 11 अक्टूबर को अल मुसल्लित ब्रदर्स में से एक को पकड़ लिया गया, जिसने बासिम लतीफ़ का पता दिया, जो इब्राहिम अल मुसल्लित का ड्राइवर और दोस्त था। इब्राहिम अल मुसल्लित सद्दाम का करीबी साथी और गार्ड भी रह चुका था। इस इंफॉर्मेशन से इब्राहिम की लोकेशन का पता चला। 13 दिसंबर को टास्क फोर्स 121 ने इब्राहिम को पकड़कर उससे पूछताछ के दौरान सद्दाम की फाइनल हाइडिंग स्पॉट अल दावर तकरीत के साउथ में ढूंढी। ऑपरेशन रेड डाउन लॉन्च किया गया। इब्राहिम अल मुसल्लित के मुताबिक 2 ऐसी लोकेशंस थी जहां सद्दाम को होना चाहिए। सर्च ऑपरेशन में एक लोकेशन से तो सद्दाम का सुराग नहीं मिला, लेकिन दूसरी लोकेशन जो उसके फार्म हाउस के करीब थी, जहां सद्दाम के होने के आसार तो थे मगर सद्दाम कहीं नहीं था। काफी देर तक सर्च के बाद कमांडो ने एक खराब और गंदा कालीन देखा। जब उस कालीन को हटाया तो वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। उस पत्थर की पोजीशन ऐसी थी जैसे वो किसी खड्डे के ऊपर फिट हो। जब कमांडोज ने उस पत्थर को हटाया तो उन्होंने तकरीबन 8 फीट गहरा खड्डा देखा। अभी वो ग्रेनेड की पिन निकाल कर फेंकने ही वाला था कि अचानक एक शख्स हाथों में पिस्टल थमाए निकला और कहा कि मैं इराक का सदर सद्दाम हुसैन हूँ और मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ। कमांडो लीडर ने सद्दाम को बाहर निकाल कर कहा, प्रेसिडेंट बुश आपको अपना सलाम भेजते हैं। सद्दाम की दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे। ये कहा जाता था कि सद्दाम अपने दौराए हुकूमत में अपने बॉडी डबल रखता था। सद्दाम को कैप्चर करने के बाद ये कंफर्म करने के लिए यूएस बेस तकरीत और बाद में बगदाद के बेस में लाया गया, जहां उसका मुआयना करने के बाद ये कंफर्म किया गया कि यही सद्दाम हुसैन है। 30 जून 2004 को सद्दाम हुसैन, जो यूएस फोर्सेस की कस्टडी में कैंप क्रूपर पर था, उन्हें इराकी गवर्नमेंट के हवाले किया गया ताकि उनका ट्रायल हो सके। कुछ हफ्तों बाद इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल ने उन्हें 1982 के दज्जेल इंसिडेंट के लिए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और दूसरे जुर्म में चार्ज किया। उन पर 148 लोगों के मर्डर, औरतों और बच्चों को टॉर्चर और 399 दूसरे लोगों की इलीगल अरेस्ट का इल्ज़ाम लगाया गया। इराकी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कंफर्म कर दिया। सद्दाम को ईद उल अज़हा के पहले दिन 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। फांसी के दौरान कुछ वीडियोस भी बनाई गईं जो बाद में लीक हो गईं। इसमें सद्दाम को इराक जिंदाबाद के नारे लगाते और फिर कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी पे लटका दिया गया। सद्दाम की डेथ के बाद इराक में लोगों का रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ था। कुछ लोगों ने उसकी फांसी को एक नए दौर का आगाज और आज़ादी का लम्हा समझा, जबकि दूसरे लोगों के लिए ये गम और गुस्से का सबब बना। अगर आप साइंस और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।